बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। हम इशूज़ पर बात करें और आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान आज तशरीफ़ लाए लाहौर में और हर तरफ ही कुछ ट्रैफिक भी मज़ीद मिली और स्टूडियोज़ में पहुँचते भी मुश्किल हो रही थी। लेकिन बहरहाल हमेशा से ही प्रोटोकॉल अशराफिया को और इस मुल्क के बड़े बड़े लीडर्स को दिया जाता है। न जाने क्यों इतना प्रोटोकॉल लेते हैं। अभी रिसेंटली आसिफ अली ज़रदारी साहब के प्रोटोकॉल के अंदर कई गुना इजाफा किया गया और उनके लिए मज़ीद प्रोटोकॉल बढ़ाने की दरख्वास्त की गई थी और उसको बढ़ा दिया गया क्योंकि अवाम के टैक्स के पैसे हैं। ज़रदारी साहब ने अपनी जेब से अदा नहीं कर रहे हैं, ये अवाम टैक्स पेयर का पैसा है जिसको हमेशा सियासतदान अपनी मर्ज़ी से रोनते और बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये पैसा इकट्ठे करते हैं अवाम से, अवाम बेचारी अपने खून पसीने की कमाई अपना जो अर्न करते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, हुकूमत को पैसे देते हैं, इसलिए कि हुकूमत ज़िम्मेदार बने उनकी फैमिलीज़ की और उनके राइट लेफ्ट तमाम तर लोगों की। लेकिन हमारी हुकूमत क्या ज़िम्मेदार बनती है? यहाँ पे आज 75 रुपये का यूनिट हो गया। उन सियासतदानों ने 75 रुपये का यूनिट किया जो 14 रुपये के यूनिट को आज से 2-2.5 साल पहले क्रिटिसाइज़ किया करते थे और कहते थे ये बड़ा जुल्म हो गया, यूनिट 14 रुपये का हो गया है। आज उन्हीं जालिम सियासतदानों ने 75 रुपये के करीब यूनिट पहुँचा दिए वापडा बिजली का। गरीब आदमी क्या करेगा? ये वो लोग, ये शहबाज शरीफ साहब जो बड़े दावों से हाथ हिला हिला के बताते थे कि 70 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए, आज क्या पेट्रोल की प्राइसेस हैं और आज इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क के अंदर। ये तमाम सियासतदान अकाउंटेबल नहीं है, जो मर्जी झूठ बोल लें, ईजिली यू टर्न लेते हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि वो तो सियासी बयान था। जब तक अवाम में ये शऊर नहीं आएगा कि इनके सियासी बयानों का कोई ऑल्टरनेट हो, इस पर कोई चेक एंड बैलेंस हो, ये जवाबदेह हों अपनी इन तमाम बातों के जो ये इलेक्शन से पहले जलसों में किया करते हैं, तभी इस मुल्क के अंदर कोई चेंज आएगा। इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल अब्दुल बासित साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कर्नल साहब, हमेशा से ये कौम, ये लोग बेवकूफ़ बनते आते हैं और अब तो सियासतदान जब बातें करते हैं और ये कहते हैं कि हम आपको फ़लाँ चीज़ फ्री देंगे, फ़लाँ, जिस तरह अब्दुल अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब ने आगाज़ किया इन झूठे दावों का और कहा कि हम 50,000 मजदूर की तनख्वाह कर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, ना जाने क्या क्या सपने दिखाए और उसके बाद कुछ भी ना हुआ। मरीम नवाज कहती रही 300 यूनिट फ्री दूंगी, बिलावल साहब 300 यूनिट, हमजा 200 यूनिट, न जाने क्या क्या यूनिट। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको इसमें टोकता हूँ। 300 यूनिट नहीं, उन्होंने कहा था 300 रुपए फी यूनिट होगा, 300 रुपए फी यूनिट होगा। आप उसको, लेकिन लोगों को ये कहते रहे कि 300 यूनिट फ्री करेंगे सबके लिए। और आज जो हालात हैं, आज शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमेशा की तरह 40 साल से शहबाज शरीफ साहब का एक सेम स्क्रिप्ट है, यही नवाज शरीफ साहब का रहा, यही शहबाज शरीफ साहब का रहा, और वो ये कि मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में आवाम को हमारा साथ देना पड़ेगा, सख्त फैसले करने पड़ेंगे, गरीब का चूल्हा बंद कर देंगे। अपनी तमाम अशराफिया और ये सियासतदान मरात कम नहीं करेंगे, सख्त फैसले अवाम को करने पड़ेंगे। लेकिन ये सियासतदान ये कोई अपनी मरात में कमी नहीं करेंगे, अपनी ना प्रोटोकॉल्स कम करेंगे, ना आयातियाँ कम करेंगे, लेकिन गरीब के ऊपर टैक्स मजीद बोझ डालेंगे। जिस तरह से इस बार इस बजट के अंदर भी तनख्वाहदार तबके के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स लगा, बिकॉज वो टैक्स अवॉइड नहीं कर सकता। कर्नल साहब क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, इस पे कहने को तो कुछ भी नहीं रह गया है। सारे को सबको पता है कि क्या और कैसे और क्यों हो रहा है। मुझे याद आ रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, और उसके बाद कल मुझसे किसी ने शेयर किया कि अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब ने अमेरिका में ही 1949 में लेक्चर देते हुए पाकिस्तान के बारे में बात की कि जी इसके जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि ये 50 साल भी चले। अल्लाह ने किया 50 साल से तो आगे हम निकल गए, लेकिन हालात हमारे वही वाले हैं। श्रीलंका डिफॉल्ट किया हमसे पहले, श्रीलंका ने अपने आप को संभाला। वहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल पैलेस था ओवररन हुआ, सारा कुछ होने के बाद अब एक काफ़ी हद तक वहाँ पर स्टेबिलिटी आ चुकी हुई है। श्रीलंकन जो करेंसी है वो भी स्टेबलाइज हो गई है और वहाँ के जो हालात हैं वो भी बेहतर हो गए हैं। कीनिया के अंदर भी इसी तरीके से हुआ, वहाँ पर भी आवाम निकल खड़ी हुई और उनको वो सब कुछ वापस करना पड़ा। इस वक्त BBC की एक रिपोर्ट चल रही है कि पाकिस्तान इस वक्त बिजली के बिलों और पेट्रोलियम पर जो टैक्सेस हैं उनके ऊपर चल रहा है, इनके पास और कोई पैसा नहीं है। और बज़ाहिर लग भी यही रहा है। और क्यों ना हो कि जब अशराफिया जिसका आपने जिक्र किया, उनकी बिजली फ्री हो, उनका फ्यूल फ्री हो,
उनको कैसे पता लगेगा कि क्या दर्द होता है जिस वक्त के यूनिट्स की प्राइस खुद देनी पड़ती है। तो बिलाल साहब, अगर हालात यही चलते रहे तो वील कीप सिंकिंग डाउन द वेल, जिसमें बॉटमलेस वेल मुझे तो लग रहा है, और अल्लाह ना करे कि ये बॉटमलेस वेल जो है वो पूरे नेशन को ही निगल ले। तो कुछ ना कुछ जो है वो करने की ज़रूरत है। और अशराफिया या जिसको हमारे असेंबली के मेंबरान हैं उनमें से उनसे तो कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते। असेंबली के मेंबरान ने तो 300% अपने जो मराहत हैं उसमें इजाफा कर लिया। एयर टिकट्स आपके ऊपर जो एक हो रहा था जिक्र आज के जी, दुबई का टिकट जो है उसकी वैल्यू पाकिस्तानी रुपये में 39,000 है जी, और उस पर टैक्स जो है 55,000 है। बिल्कुल। तो जब ये वाले हालात होंगे, अशराफिया के लिए सब कुछ फ्री होगा, तो अवाम नहीं फिर, और अवाम बेचारी भुगतती रहेगी, क्या कर सकती है। हम जब यंग ऑफिसर्स हुआ करते थे तो उस जमाने में हमें बताया जाता था कि ऑर्डर्स जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक लॉफुल ऑर्डर और एक अनलॉफुल ऑर्डर्स। यू डू नॉट हैव टू कंप्लाई द अनलॉफुल ऑर्डर्स। अब वो टर्म चेंज हो चुकी है। अब सीनियर जो भी कह दे वो लॉफुल है। चाहे वो आपको ये कह दे कि जी जो आगे बैठा है उसको कत्ल कर दो, वो भी लॉफुल है। अब जब लॉलेसनेस की हालत इस हद तक गिर जाएगी, लोग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से डरना शुरू हो जाएंगे। जब मतलब आई एम सॉरी, मैं आज एक वो पढ़ रहा था मैं नोटिफिकेशन कि ISI को फलां ताकत दी गई है, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ISI तो बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक थे उनके खिलाफ करने के लिए की गई थी। ये एजेंसी सडनली पाकिस्तान के अपने अवाम के क्या कहते हैं उनके खिलाफ या दुश्मनी कार्रवाइयों के लिए कैसे बन गई है। जब हम इस तरफ लीगली, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है कि वफाकी हुकूमत ने जो ISI को कॉल सुनने और रिकॉर्ड करने का इख्तियार दे दिया है, क्या ये इख्तियार पहले नहीं था सर? देखिए ISI इटसेल्फ जो है ना, समझने की बात यह है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में भुट्टो साहब ने एक पॉलिटिकल सेल जरूर कायम किया था। बहुत गलत काम किया था, बिकॉज एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी जिससे सारी दुनिया डरती थी। तो अगर वो अपना फोकस ही शिफ्ट कर ले, बजाय इंटरनेशनल करने के नेशनल उसका हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा। ठीक, मतलब हम अपने आप को तो आप क्या समझते हैं, इस तरह ऑपोजिशन इसकी मुखालिफत कर रही है, हुकूमत इसके हक में है, और ऑपोजिशन ये भी कह रही है कि अगर आज हमारी बातें लीक आउट होंगी और सब कुछ जाएगा तो कल को आपकी भी होंगी, आपको भी जेलें भुगतनी पड़ेंगी इस काम के बाद। क्या समझते हैं आप सर? बिकॉज़ यू हैव बीन इन द आर्म्ड फोर्सेस, आप सारे सिस्टम नहीं, ये गलत है, ये गलत है। उनको कुछ नहीं होगा। कोई फिरौन जो है वो ये नहीं समझता कि उसकी भी कोई बारी खत्म होनी है। तो जितने भी हुकूमत में बैठे हैं वो सब फिरौन हैं, और वो ये समझते हैं कि उनको हमेशगी वाली जो है वो मिल चुकी हुई है, दे विल रिमेन इन पावर, और इसलिए वो जो काम कर रहे हैं वो इस सोच के साथ कर रहे हैं कि जी हमें इसका जवाबदेह कभी भी नहीं होना पड़ेगा। अगर कभी एहसास होता, हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जी मुझे आखिरत की फिक्र होती, तो जो काम आखिरत के बारे में बताए गए हैं उनका ख्याल क्यों ना करते, अल्लाह से क्यों ना डरते, क्यों जुल्म करते, वो जुल्म जो कि इस वक्त अपनी तमाम हदें पार कर रहा है। मतलब लॉ आपको कहता है कि जी किसी आदमी का जो है वो उसको आप इतनी देर तक बंद नहीं रख सकते बगैर उस पर मुकदमा बने, उसका जो है वो ट्रायल हुए। हमारे पास ऐसे लोग बीसियों नहीं हजारों हैं जिनका जो है जिनको अरेस्ट जो है वो 1 साल से ज़्यादा हो चुका हुए और उनको किसी किस्म का भी जो है वो सुनवाई नहीं हुई, उनका केस जो है वो लगा ही नहीं है, उनके खिलाफ चार्ज बना ही नहीं है अभी तक। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो अंडर कस्टडी अरेस्ट हुए होंगे लाजमी, और अभी तक उनको केस आप कह रहे हैं कि नहीं लगा? कोई केस नहीं लगा कभी भी। हाँ जी, ये बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बहुत से लकूनाज़ हैं। ज़ाहिर है जो ट्रबल्स पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, और आज आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरह से बातें जो की हैं, उन्होंने यही कहा कि एग्रो इंडस्ट्री जो है वो हमारा मुस्तकबिल है, इस पर टैक्स ज़रूर लगना चाहिए। फिर ये भी उन्होंने कहा कि IMF की शर्त है, और IMF ने कहा है कि हर हाल में एग्रो इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लगेगा, बड़े ज़मींदारों के ऊपर टैक्स लगेगा। ये नवीद सुना दी आसिफ अली जरदारी साहब ने, और इसको नवीद ही कहूँगा इसलिए कि इस बजट के अंदर तो ये लगना चाहिए था, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ।
न जाने कब इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि बड़े ज़मींदारों के अंदर ये तमाम सियासतदान, पूरी फेडरल कैबिनेट, पूरी पार्लियामेंट, पूरे आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज, ये सब आते हैं, ये सब ज़मींदार हैं। इनमें कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बड़ा ज़मींदार ना हो, बिकॉज जब सियासत करते हैं तो पैसा कमाते हैं और फिर ये ज़मीनें ख़रीदते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, बैरून मुल्क में भी और इस मुल्क के अंदर भी। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है बैरिस्टर खुरम साहब ने भी। खुरम साहब, थैंक यू हियर सर। और क्योंकि बहुत से केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं, लेकिन खुरम साहब आज एक नए टैक्स लगने की बात हो रही है एग्रो इंडस्ट्री पे भी, और ये कहा जा रहा है कि एग्रो इंडस्ट्री पे मुस्तकबिल में टैक्स लगेगा। अभी तक तो सिर्फ तनख्वाहदार तब्के के ऊपर इस बजट के अंदर बोझ डाला गया और मज़ीद निचोड़ लिया गया उनसे कि जो टैक्स दे रहा है उसी के ऊपर मज़ीद बर्डन डाला जाए। आप क्या समझते हैं सर, ये एग्रो इंडस्ट्री जो हमारा मुस्तकबिल है, आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं और कह रहे हैं इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, IMF की ये एक शर्त है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? एग्रो इंडस्ट्री बल्कि एग्रीकल्चर पर भी टैक्स लगना चाहिए। ये असल में मसला ये है कि एग्रीकल्चर या तो हमारे सबसिस्टेंस लेवल की हमने लैंड रिफॉर्म की होती और हमने सबसिस्टेंस लेवल जो 12.5 एकड़ का होता है या 14 एकड़ तक जाता है, उसकी हमने लिमिट रखी होती और हमने लैंड डिवाइड कर दी होती। हमारे मुल्क इंडिया के अंदर है। यस, ठीक। और भी दुनिया के बहुत सारे इकोनॉमीज में ये है। राइट। तो अगर हमने वो किया होता और हम बात करते कि हमने इनसे टैक्स नहीं लेना या लो टैक्स लेना है, जायज बात थी। ठीक। लेकिन अब इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं कि बस हजारों एकड़ों की बातें कीजिए, बल्कि कई जगह के ऊपर तो दसियों हजारों एकड़ों की बातें हैं। तो बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, तो इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग्स है और वो इलेक्शंस भी लड़ते हैं, उनके पास पैसा, रेल पेल, बहुत कुछ है। बल्कि आप देखिए कि अगर हम ये देखें तो हमारी इकोनॉमी में 25% जो है वो एग्रीकल्चरल हमारी GDP कंट्रीब्यूट करती है। तो इतना बड़ा, शायद बिगेस्ट चंक ऑफ आवर GDP कंसिस्ट इन एग्रीकल्चरल इनकम। तो और वो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर लॉर्ड्स बैठे हुए हैं। अब बात ये है कि इट शुड बी टैप्ड, वो उस पर टैक्स होना चाहिए ताकि लेकिन एक मसला है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान आज भी, पाकिस्तान में अगर कोई इनकलाबात नहीं आ रहे और पाकिस्तान में एजिटेशन उस तरह का वायलेंट किस्म का नहीं होता, तो वो सिर्फ उसकी एक ही वजह है कि यहाँ रोटी मिलती है, यहाँ कभी फूड की शॉर्टेज उस तरह से नहीं होती, और अगर होती भी है तो चूंकि शॉर्टेज कंट्रोल्ड होती है, होल्डर्स होते हैं, तो गवर्नमेंट किसी तरीके से मिल मिला के आर्टिफिशियल शॉर्टेज होती है और वो दूर हो जाती है, उसके कॉजेज कंट्रोलेबल होते हैं। एक और बहुत बड़ी वजह है कि मानसून साइकिल जो है वो बहुत सारी प्रेसिपिटेशन देता है और न्यूट्रिएंट रिच बारिश भी होती है, दरिया भी फ्लड करते हैं, रिच एलुवियम होता है, और हमारी जो अंडरग्राउंड वाटर भी अभी तक मौजूद है। तो ये जो वाटर साइकिल आता है ये अपने साथ बहुत बड़ी इनॉर्मस वेल्थ लेकर आता है हर साल। तो ये जो वेल्थ है ये आज तक अनटैक्स्ड इसलिए है कि इसके ऊपर बिग पावर्स पाकिस्तान के अंदर जो एलीट्स हैं उनका कब्जा है और वो टैक्स इसके ऊपर लगने नहीं देते। लेकिन मसला ये नहीं है कि टैक्स लगना चाहिए इसके ऊपर। याद रखिए, अगर आप उनसे टैक्स ले लेंगे वो टैक्स अवॉइड भी करेंगे क्योंकि वो पावर के अंदर बैठे हुए, वो रास्ते निकाल लेंगे। मसला आपका उस दिन हल होगा जब आप अपनी एग्रीकल्चर जो सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी और वो जो उसको उगाने वाले हैं वही उसके मालकान बनेंगे। और इस सिस्टम में वो तब फिर ये होगा कि वो दौलत पाकिस्तान की बड़ी आवाम में तकसीम होके, और जब उन्हें लैंड मिलेगी तो वो बेसिकली दौलत नहीं है जो तकसीम होनी है, वो सोर्स ऑफ वेल्थ है जो उनमें तकसीम होना है, जो और वो एनुअली उसमें यील्ड में भी इजाफा करेंगे। देखिए जो भारत के अंदर पर एकड़ यील्ड है वो पाकिस्तान से कई क्रॉप्स की दुगनी है, कई में 3 गुना है। उसकी वजह यह है कि वो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, वो जो किसान है वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा पर एकड़ की तरफ गए वो जाता है, उसको ही इज प्रॉम्प्टेड है, ही हैज स्टिमुलस टू डू दैट टू इंक्रीज पर एकड़ यील्ड। लेकिन पाकिस्तान में फ्यूडल लॉर्ड का ये मसला नहीं है, इसलिए वो मैक्सिमम यील्ड की तरफ जाने वाले इकदाम करता ही नहीं है। तो बात यह है कि आप फिर होता यह है कि जब स्मॉल लैंड होल्डर एक तो टैक्स पर एकड़ यील्ड बढ़ाकर
आपके मुल्क की सरप्लस पैदावार पैदा करके उसे एक्सपोर्टेबल बना देता है। दूसरी बात यह है आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ती है, दूसरी बात यह है वो खुद रिच होता है तो आपकी मार्केट्स के अंदर पैसा आता है। लेकिन जब एक एलीट क्लास का बंदा, जब फ्यूडल लॉर्ड उस इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग पर बैठा होता है, उसको जब वेल्थ आती है तो वो अपने मुल्क पर लगाने का नहीं सोचता, वो उस वेल्थ को मुल्क से बाहर ले जाता है, उसके बच्चे भी बाहर जाते हैं, उसके खानदान वाले भी बाहर जाते हैं, वो प्रॉपर्टियां भी बाहर खरीदता है, वो उस दौलत को बाहर ले जाने का ट्रेंड रखता है। लेकिन जब आप स्मॉल अवाम में वो बांटेंगे तो अवाम उस दौलत को पाकिस्तान के अंदर ही रखेगी, तो आप उन मार्केटों से बाद में टैक्स भी लेते हैं, तो वो टैक्स की किसी ना किसी सूरत में आपके पास आएगा। तब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा कि आप अपनी एग्रीकल्चरल इनकम से सेफ टैक्स कलेक्शन कर सकेंगे। सेफ इस मानों में कि उसकी पर एकड़ यील्ड भी कम नहीं होगी और जो साइकिल ऑफ ब्रेड है वो भी चलता रहेगा इस मुल्क। बिल्कुल ठीक। कर्नल साहब क्या समझते हैं आप सर, क्योंकि ज़रा आपका भी थोड़ा सा ताल्लुक है, और ज़मीनों ये जो 12.5 एकड़ की लिमिट अगर लगा दी जाए इस मुल्क के अंदर, ज़ाहिर है यहाँ पे कई 100 मुरब्बे के मालिक भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप समझते हैं कि अगर ये लग जाए यहाँ पे तो फिर इससे काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी? जी, मैं 12.5 एकड़ की बात से तो आपसे एग्री नहीं करूँगा, लेकिन ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि इस वक्त की जो पोजीशन है कि आपने तो सिर्फ हज़ारों एकड़ों की बात की है, हमारे मुल्क में तो ऐसे लोग हैं जो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मेरी लैंड में से ट्रेन 2 घंटे गुजरती है, 2 घंटे लगते हैं मेरी ज़मीनों में से ट्रेन गुजरते हुए। तो उस टाइप के लोग हैं जिन्होंने जो लैंड रिफॉर्म्स पूरे हुए थे एक ज़माने में, उसको भी ऐसे कर लिया था कि अपने शबर जैदी साहब बताते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था और मैंने चेयरमैन FBR थे, और कहते हैं जब मैंने एग्रीकल्चर पे टैक्स लाने की बात की तो 40 MNAs इकट्ठे होकर आ गए जनूबी पंजाब के और शाह महमूद कुरैशी साहब की सरपरस्ती में, और उन्होंने आगे कहा कि आप ये टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि वो सब जमींदार थे बड़े। जी बिल्कुल, तो आप सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं जिस बात की तरफ आ रहा हूँ वो ये है कि जो हम बात कर रहे हैं हम इतना ज़्यादा छोटा भी ना करें उसको कि वो वायबल ही ना रहे, इतना कम से कम ज़रूर हो कि जिसके अंदर एग्रीकल्चर मशीनरी वो आदमी लेकर और उसको कॉर्पोरेट तरीके से फार्मिंग को बेहतर कर सके। लेकिन वायबिलिटी की बात देखें तो इंडिया के अंदर जो हमारा हमसाया मुल्क है भारत, एक ही रोज़ हम लोग दोनों आज़ाद हुए थे, वहाँ पे तो वायबल है, वहाँ पे तो 12.5 एकड़ उन्होंने कर लिया, उसके बाद उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लिया। आज 12.5 एकड़ से बढ़ के वहाँ पे रईस तरीन अंबानी के पास भी नहीं है लैंड, तो फिर वो ठीक नहीं है? आप समझते वायबल नहीं है वो? देखिए, उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, आपके पास सिस्टम कोई भी नहीं है। आपने अगर सिस्टम बनाया था तो अयूब खान ने अगर लैंड फॉर्म्स की बात की थी या भुट्टो ने बाद में करने की कोशिश की, तो उसको सरकमवेंट करने के मुख्तलिफ तरीके उनके पास थे कि किस किस के नाम पर करके तो रहे एक ही बंदे के पास, नाम मुख्तलिफ के हो जाएं लेकिन असल कंट्रोल जो है वो एक ही करे। तो हमने उस तरफ तो तवज्जो दी ही नहीं है। मतलब इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो क्या बात, हम उससे क्या मुकाबला कर सकते हैं? वहां पर जो है वो नवाबी बादशाह जो प्रिंसेस थे, जो बाकी उन सब का जो है वो खात्मा हो चुका हुआ है। हमारे जो है अभी भी जो क्या कहना चाहिए सरदारी सिस्टम बलूचिस्तान सारे के अंदर राइज है, सिंध के अंदर सारे के अंदर राइज है, और वहां पर जो है जो वडेरा है या जो नवाब है उसका हुक्म जो है वो कानून है। बिल्कुल ऐसी है। आज भी पंचायतों के अंदर फैसले होते हैं, आज भी यहाँ पे सरदार बैठते हैं और बैठ के जो दिल करता है उनका फैसले वो कर देते हैं। बैरिस्टर खुर्रम साहब, आज वफाकी हुकूमत ने खुफिया एजेंसी जो है उसको कह दिया है कि कॉल सुनने और रिकॉर्ड करने का इख्तियार दे दिया है, क्या समझते हैं आप सर? देखिए, ये वो मौजू है कि ये बड़ा संगीन मौजू है। इसके ऊपर तो ड्रामाज और फिल्म्स मूवीज बन चुकी हुई हैं कि एक राइट टू प्राइवेसी होता है जो दुनिया भर में बड़ा रिस्पेक्टेड है, और आप वो प्राइवेसी अगर नहीं रहने देते तो फिर आप मुझे कभी कभी लगता है कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि हमारे मेथड्स कम्युनिस्ट सोसाइटी वाले हैं, जहां हर चीज प्लान्ड और कंट्रोल्ड होती है और एक डिक्टेटरशिप होती है, मगर हमारा सिस्टम कैपिटलिज्म वाला है। कैपिटलिज्म लिबरलाइजेशन और सिविल लिबर्टीज के साथ और डेमोक्रेसी के साथ चलती है। और जब आप यूं करेंगे कि आप एहतियार होगा आपके पास हर किसी की कॉल और आप उसकी प्राइवेसी में घुसने का, उस पर नजर रखने का, इसका सबसे ज्यादा डैमेज आपकी इकोनॉमी को होगा। क्योंकि जो बिजनेसमैन है उनकी वर्किंग्स
अगर उन्हें सफिशिएंट प्राइवेसी एंड सीक्रेसी ना हो, देर सीक्रेसी आप देखें कहां तक जाती है। आपने कोई नई चीज अगर डिवाइस किया, नया बिजनेस प्लान डिवाइस किया है, वो लीक नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं कि अभी बात ओपन ना हो। मैं आपको बताऊं कि जितनी इकोनॉमी को सीक्रेसी और प्राइवेसी चाहिए, उतनी शायद किसी चीज को चाहिए। और अगर आप प्राइवेसी को टैप करते हैं, उसको नकब्ज़नी करते हैं, तो आपके मुल्क की इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाएगा। आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा, आपके मुल्क में लोकल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, तो आपको इकोनॉमिक डैमेज होगा। बहुत सारे तरीके हैं, वक्त कम है जिसकी वजह से, वगरना इस पर तो घंटों मैं बताऊं। इसके नुकसानात तो टेक्निकल नुकसानात इसके बहुत ज्यादा हैं इकोनॉमी को। दूसरा, फैमिली लाइफ भी होती है। हर इंसान की फैमिली लाइफ चल ही नहीं सकती जब तक प्राइवेसी ना हो। जो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ कानून था एविडेंस एक्ट, और फिर हमने उसे इस्लामाइज भी किया, कानून शहादत ऑर्डर 1984 बनाया, उसके अंदर भी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंदर मियाँ और बीवी की कम्युनिकेशन प्रिविलेज्ड है कि इवन कोई कोर्ट नहीं, इवन सुप्रीम कोर्ट भी कंपेल नहीं कर सकती किसी हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ की हुई बातें बताए और वाइफ को हस्बैंड के साथ। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे आपकी प्राइवेसी लीगली प्रोटेक्टेड है। उन लॉज को आप कहां रखेंगे जब आप ये करेंगे इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और हमारे मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर कोई ऐसी चीज है जो मिसयूज नहीं हुई, हमेशा मिसयूज हुई है। और ये और ज्यादा लोगों की जिंदगियों में झांकने और उन पर पावर रखने की तरफ मूव है। इसका मिसयूज होगा, इसका जो यूज है वो इस तरह से नहीं होगा कि जिसका कोई सोसाइटी को, अगर आप पलड़े में इसके नुकसानात रखेंगे और इसकी करप्टिबिलिटी की पॉसिबिलिटी रखेंगे और दूसरी तरफ इसके फवायद रखेंगे, तो नुकसानात का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी होगा, फायदे इंतहाई कम है, ना होने के बराबर है। इसलिए ये कोई बड़ा अच्छा मूव नहीं है। दूसरी बात, ये एक और बात, government has taken away a precious fundamental and human right in the form of this legislative instrument which is an SRO. Right. गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन करवाते, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स होती, नेशनल लेवल पर डिबेट्स होती, फिर जाके ये काम होता। एक SRO कैबिनेट ने पास कर दिया है और हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ मुल्कों में क्रिप्टोक्रेसी है, रियली कोई गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। हमारी गवर्नमेंट जो है पीछे से शैडो में लोग हैं जिनकी इशारों पर वो चलती है। तो कैबिनेट ने फौरन पास कर दिया, लेकिन अगर पार्लियामेंट में आता और इस पर नेशनल कंसेंसस होता तो क्या ही अच्छी बात थी। इट वुड हैव बीन रेगुलेटेड इन बाय ऑपोजिशन की बात सुनते, अपनी सुनाते, इसकी फायदे और नुकसान डिस्कस करते, मौका ही नहीं दिया, तो ये तो तरीका ही बड़ा डाउटफुल और ड्यूबियस है। तो इसलिए मैं इस लॉ को हरगिज अच्छा नहीं समझता। ये बिल्कुल नुकसानदेह तो है ही, अगर मटीरियली देखा जाए तो ये तबाह कुन है हमारे मुल्क की बची कुची जो भी चीजें हैं इकोनॉमिक, लेकिन हम इसे, ये मॉरली भी इंतहाई गलत लॉ है, ऐसे हरगिज इजाजत नहीं होनी चाहिए। कर्नल साहब क्या समझते हैं? देखिए जी, वकील साहब ने तो बहुत ही ज्यादा उसको टोन डाउन करके बात की है। हम अगर ये जो मुख्तलिफ जो हैं तरीके जिनके ऊपर हमारी बातचीत होती है मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर, उसमें भी अगर कहीं कोई चीज़ रिकॉर्ड होनी हो तो साथ वार्निंग आती है कि वार्निंग, हम रिकॉर्ड करने लगे हैं ये बातचीत। दूसरा, मेरे ख्याल में कानून में ये भी है कि अगर आपको बताए बगैर कोई चीज़ आपकी रिकॉर्ड की गई है तो वो जुर्म है, नहीं, अदालत में बतौर सबूत पेश नहीं की जा सकती। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कानून बनाया गया है ये किसी उसके लिए नहीं बनाया गया, ये मिस यूज के लिए बनाया गया है। ये जिस काम का जो हमसे इससे पहले हो चुका हुआ है कि ये मुख्तलिफ सीन्स आपके जो है प्राइवेट सीन्स रिकॉर्ड करके उनको लीक किया जाता है। ऑडियो लीक्स जो पहले भी आ रही थी, ऑडियो लीक्स नहीं जी, मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ। ये उसकी एक फॉर्म है और इसके बाद जो है वो शायद अगली फॉर्म में ये भी हो कि जी आपके घरों में जो है वो आपकी जो जाती लाइफ है बेडरूम्स तक की, उसको आप फिल्म भी कर सकेंगे। देखें, ये मज़ाहिका खेज है, ये मज़ाहिका खेज है, इतना मज़ाहिका खेज है जिसकी इंतहा कोई भी नहीं है। बिकॉज दुनिया में इसका कहीं भी जो है वो
ऐसा आपको मिसाल नहीं मिलती। ऐसी पैरेलल नहीं मिलता। और हर एक जो बुनियादी इंसानी हुकूक के अंदर है इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो जो चीज आप इस शक्ल में करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो ये समझ रहा हूं कि वो मिसयूज के मुख्तलिफ दरवाजे खोल रहे हैं कि जी हमारे पास आपकी फलां बात भी है, हमारे पास आपकी फलां बात भी है। जैसे कि आई डू नॉट नो कि वो सच था कि झूठ था कि जो पीटीआई के चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनकी भी कुछ लोगों के साथ जो है वो वीडियो ऑडियोज जो हैं वो लीक करने की कोशिश की गई कि उनकी प्राइवेट बातचीत की। तो मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअल थी या नहीं थी, लेकिन इससे पहले भी ये हो चुका है और मुझे तो सिर्फ उस तरफ ले जाने वाली बात लग रही है। और हमारी इस वक्त की लीडरशिप जो है वो तो बड़ा फख्र से कहती है कि जी हमारे पास फलां फलां की आई विल नॉट नेम द पीपल वीडियोस हैं। मरीम नवाज साहिबा और ऐसी वीडियोस है कि मैं दिखा नहीं सकती, यानी किस किस्म मतलब कि मैं हैरान होता हूं कि जी एक बेटी अपने बाप के साथ डिस्कस कर रही है कि मेरे पास हाँ ये वीडियोस हैं। ये किस किस्म का हमारा मुआशरा, हमें वो उस मुआशरे की शक्ल दिखाई जा रही है। खुर्रम साहब, आप क्या समझते हैं एक माहिर कानून होने के नाते कि ये अब जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से अलाउ कर दिया गया, आपने बड़ा एलेबरेट किया इस बात को और उसके तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बता दिए, लेकिन अब ये वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो इजाज़त दे दी गई है, तो अब ये फ़ौरन से इम्प्लीमेंट हो जाएगा या इसको रोकने का कोई तरीका भी है? ये फ़ौरन इट इज़ ये जो है ये फ़ौरन इम्प्लीमेंटेबल है, इमीडिएट इफेक्ट है इसका। लेकिन बात ये है कि मुझे बड़ी परेशानी होती है ये देख कर के, जो अगर आप इस्तिलाही तौर पर देखें तो जो पॉलिटिशियन हैं, जो आपके हुक्मरान, सिविल साइड के पॉलिटिशियन हुक्मरान होते हैं, फादर ऑफ पीपल होते हैं, तो ये जो फादरहुड दिखा रही है जिस तरह की गवर्नमेंट, ये तो लग रहा है कि कोई बाहर से आके बैठे हुए हैं और अपने बच्चों का सौदा कर रहे हैं कि इस तरह के प्राइवेसी की ब्रीच के कवानीन हैं, ये हरगिज़ इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बल्कि असल में जो अभी कर्नल साहब ने बात उठाई है, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहले एक रूल है जिसे कहते हैं पॉइजन ट्री रूल, जिसके तहत आपको ये साबित करना होता है कि जो आपकी एविडेंस है इसका सोर्स लेजिटिमेट है। अच्छा, अगर उसका सोर्स लेजिटिमेट है, यस, इट इम्पीचेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एविडेंस। तो अगर अब इन्होंने किया ये है कि इन्होंने वो लेजिटिमेसी हासिल करने की कोशिश की है इस एसआरओ के तहत कि अब देखें जी कानूनन हमें इजाजत है कि हम किसी के घर में भी ताक झांक कर सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं, तो कुरान हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा कानून है, उसी के अंदर लिखा हुआ है कि आप तजस्सुस मत करें, जासूसी मत करें एक दूसरे की। तो यानी मुआशरा नहीं कायम रह सकता है। आप मुआशरे में इंसान को गायब का इल्म जानबूझ के नहीं दिया गया, शायद इसलिए नहीं दिया गया कि फसाद हो जाएगा। ये कुछ चीजें हैं वो नहीं बाहर आनी चाहिए लोगों की। और आप हर चीज में ताक झांक करेंगे, लोगों की प्राइवेट लाइफ में घुसेंगे। और आपको ये भी मैं बात बताऊं, जब आप लोगों की प्राइवेट लाइफ में घुसते हैं, आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलती हैं, उनकी कमजोरियां पता चलती हैं, तो आप वो डेटा कमर्शियल कंपनीज को बेचते भी हैं। और वो लोग लोगों की नफ्सियात के साथ ऐसे खेलते हैं और ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स लोगों को बेच देते हैं जिसकी कतन उन्हें जरूरत नहीं होती, उल्टा उनके लिए नुकसानदेह होती हैं। तो वो डेटा कई दफा चंद इकोनॉमिक एलीट्स भी इस्तेमाल करते हैं अपने फजूल किस्म की प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए और उस कौम की कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। और वो कंजम्पशन बढ़ती है तो आपको नेशनल लेवल के ऊपर डेफिसिट्स आते हैं। दूसरी बात ये कि वो डेटा पॉलिटिशियंस को भी बिकता है, वो डेटा इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके लोगों को भी बिकता है जाता है कि ताकि वो जो मैनिपुलेशन है और हमारी सोशल इंजीनियरिंग है वो कर सकें। तो ये बड़ी दूर तक बातें जाती हैं और फिर अदालतों के अंदर आपने किसी अपने राइवल को या किसी को जिसको प्ले डाउन करना है उसके खिलाफ वो डेटा यूज करते हैं और कहते हैं जी ये देखे कानूनन हमें इजाजत है। तो ये लेजिटिमेसी हासिल करने की एक बड़ी गलत कोशिश है। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि ये जो हमारे सियासतदान है, खुदा के वास्ते ये जो पंजाब के अंदर एक कानून पास हुआ डेफामेशन एक्ट 2024, इतना ड्रेकोनियन और ब्रूटल लॉ है कि जिसकी दुनिया में कहीं
मिसाल नहीं मिलती। और अब ये वाली बात जो बजट पास हुआ वो भी गवर्नमेंट जो है उसके पास में कुछ नहीं है, और ये वाला लॉ भी पास करके प्लेट में रख के दे दिया है। ये यार मैं ये कहता हूँ पॉलिटिशियंस को कि कुछ तो हिम्मत दिखाएं। कोई आप चाहते हैं कि कोई इस मुल्क के अंदर, कोई आपकी आवाम के अंदर क्रेडिबिलिटी कुछ रहे, कि आप नहीं चाहते हैं? मुकम्मल ही आप फ्लैटली हर चीज आपने बिछा दी है लोगों के उनके सामने जिनको आप अपने मास्टर समझते हैं। कुछ तो हिम्मत दिखाएं। अगर आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो ये मुल्क जो है उसका सर्वाइवल और सालमियत नहीं बचेगी। आपको ये हिम्मत दिखानी पड़ेगी थोड़ी सी, आप भी बच जाएंगे, मुल्क भी बच जाएगा, आवाम भी बच जाएगी। लेकिन इस तरह आप हर चीज ही देते चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, आप भी नहीं बचेंगे। आप शायद इस बात को जानते हैं कि आप शायद समझते हैं कि आप चले जाएंगे मुल्क से बाहर और आपकी फैमिलियां भी, और हम आपको क्या शायद आपकी ये मेंटालिटी है। अगर आपकी ये मेंटालिटी नहीं है तो खुदा का वास्ता है आप बचेंगे नहीं। अपने ही सर्वाइवल के लिए सही कुछ तो हिम्मत दिखाएं, कुछ बातों में नो भी कहें। नो कहने से शायद आप ज्यादा ग्रेट होंगे, आप यस यस करते रहने से नहीं होंगे। आपको नहीं पता आपके नीचे पैरों के नीचे से जिस जमीन पर खड़े हैं, इन कवानीनों को पास करने से आपके पैरों के नीचे से वो जमीन तकरीबन खिसक चुकी है, और आप अभी भी हिम्मत नहीं कर रहे कि आप नो कहें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी भी हिम्मत नहीं। कर्नल साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बहुत सी रिवायती बातें, शहबाज शरीफ साहब हमेशा से झूठ बोलने के मास्टर हैं, और आज भी उन्होंने ये कहा कि इससे पहले सियासत को चमकाने के लिए बड़े बोल बोले गए। ऐसा लगता है शहबाज शरीफ साहब शायद अपनी बात कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली वो क्रिटिसाइज पिछली हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कर रहे थे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि दौलत आगे आगे लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, और बाद में 190 मिलियन पाउंड पर हाथ फेरे गए, जबकि वो 190 मिलियन पाउंड तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं। हाथ क्या फेरे गए उसके ऊपर? यही वो शहबाज शरीफ साहब है जो 70 रुपये लीटर पे अवाम को वर्गलाते थे, अवाम को झूठ बोल के कहते थे कि पेट्रोल 70 रुपये लीटर होना चाहिए। यही वो शहबाज शरीफ साहब हैं। मुफ्त आटे के नाम पे मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, और न जाने क्या 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 झूठे दावे, हमेशा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर झूठे दावे इन्होंने किए। आप क्या समझते हैं सर, ये इस मुल्क की तकदीर गुज़िश्ता 40 साल से बदलने वाले सियासतदान क्या अच्छा कर सकते हैं अवाम के साथ? देखें जी, इसके ऊपर तो कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई एक सहाबी उनके जिन्होंने ईमान कबूल किया था और बहुत उनके अंदर बुराइयां थी, गुनाह थे, हाजिर हुए और अर्ज़ की कि हुजूर मेरे अंदर इतनी गुनाह हैं, इतने ज़्यादा कि मैं सिर्फ एक छोड़ सकता हूँ। तो आपने फरमाया कि झूठ छोड़ दो। हमारे मुल्क में इस वक्त हुकूमती सतह पर हमसे झूठ बुलवाया जा रहा है, अदालतों में भी, बाकी जगहों के ऊपर भी। 9 मई के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसके अंदर क्या हमें नज़र नहीं आ रहा कि कितना झूठ है, कितने केस फारिग हो रहे हैं, उसके बाद अगले दिन एक नया झूठा केस बनाया जा रहा है। तो अगर आपकी हुकूमत की बुनियाद ही झूठ पर होगी तो उससे आगे क्या आप कर सकेंगे? और शहबाज शरीफ साहब जो कुछ कह रहे हैं वो हिज मास्टर्स वॉइस कह रहे हैं, उनकी अपनी कोई से नहीं है, उनके पास अपने पास कोई इख्तियार नहीं है। ठीक। तो इसके ऊपर इससे ज़्यादा बात आदमी अब क्या करे? तो मेरी तो जो इस मुल्क के हकीकी वो जिनके पास पार्स हैं यही इस्तदा है कि जी इस मुल्क में सच का राज कायम करें, जस्टिस का राज कायम करें, जो कुरान के हुक्म है कि सच और अदल कायम करो। अगर ये कायम नहीं होगा तो आप जो मर्जी करते रहें, आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी सक्सेस। बैरिस्टर खुर्रम साहब, लास्ट फ्यू मिनट्स हैं, शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट में आपको एक और भी उसमें एक और इजाफा करता हूँ। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में 28,000 ट्यूबवेल कनेक्शंस पर बिजली इस्तेमाल होती थी मगर बिल नहीं देते थे वो, जिसकी वजह से तकरीबन 10 साल में 500 अरब का नुकसान हुआ। इन 28,000 ट्यूबवेल्स के कनेक्शन को काट कर इन्हें सोलर पर मुंतकिल करेंगे, जिससे 55 अरब की लागत आएगी। उसमें से मेरे ख्याल को 20-25 अरब तो वैसे खाए जाएंगे, और सालाना 70 से 80 अरब रुपए की बचत होगी, जबकि किसानों की लागत में भी कमी आएगी। ये शहबाज शरीफ साहब को क्या चीज़ें पता ही नहीं है इस मुल्क में कितनी बिजली चोरी होती है, कैसे करप्शन होती है, कैसे पैसे खाए जाते हैं। आखिर इतने सालों से ये कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं, फिर भी अवाम को हर दफ़ा ये बातें बताना और उस पर कोई अमल ना करना और कहना इस मुल्क में तो बड़ा जुल्म हो रहा है, मुझे तो जिस तरह पता ही नहीं था, मैं नया बंदा यहाँ पे आया हूँ। हमेशा सेम स्क्रिप्ट के साथ। क्या समझते हैं आप सर, क्या कर रहे हैं? या तो ये शेख चिल्ली के ख्वाब हैं, बात सुनते ही शेख चिल्ली याद आ जाता है। इस तरह की जितनी बातें अखबार में पढ़ने को मिलती हैं, टीवी पर इनको बोलते हुए मैं देखता हूँ,
तो मेरे जहन में फौरन शेख चिल्ली का करैक्टर याद आ जाता है। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन जरा थोड़ा सा हकीकत पसंदी से देखें तो मैं नहीं मानता कि ये शेख चिल्ली जितने भोले हैं, ये जानते हैं ये क्या कह रहे हैं, जानबूझ के खुली आंखों धूल झोंक रहे हैं। इस तरह से कुछ भी नहीं होना। करने वाले काम आप कर नहीं रहे, जो आसान है, जो आपके सामने रखे हुए हैं वो नहीं कर रहे, और दूर की बातें की जा रही हैं कि ये किया जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम उनसे टैक्स लेंगे, जिनके बुनियाद के ऊपर आप वोट लेकर सदर भी बनते हैं, वजीर आजम भी बनते हैं और पार्टियों के सरबराह भी बनते हैं। आप ये कौन मानेगा, ये बात कोई भी नहीं मानेगा। ये इस तरह के ख्वाब ना दिखाएं। दूसरी बात ये कि आप ट्यूबवेल वो करेंगे, जिस दिन आप करेंगे करते हुए नजर आएंगे। कुछ 10-20 हजार लोगों को आप जरा लगा के दिखा लीजिए ना पहले, फिर ये बात कीजिए। मुझे ये मालूम है कि हमारे मुल्क में अवाम का गुस्सा डिफ्यूज करने के लिए थोड़ी सुहानी बातें भी की जाती हैं, वो सिर्फ बातें होती हैं। ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई काम किया जाएगा। ये बिजली के निरख बढ़ाए हैं, ये पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई है, ये जो आपने अब किसी गरीब का जिसकी 25,000 रुपया, 30,000 रुपया, 35,000 रुपया भी, आप जो मिनिमम वेज लेवल है 37,000 रुपये पर भी आप आ जाएं, तो 13 से लेकर 15,000 रुपया जो एक कमरे के क्वार्टर में रह रहा है, एक बीवी के साथ और 1-2 बच्चों के साथ, उसका भी बिल आ गया है। तो पूरी ग्रोसरी जितना तो उसका बिजली का बिल है। ये होना ही नहीं चाहिए था। आप तो 200 से को 300 के लेवल पर नहीं ले जा सके, जो आसान तरीन काम था रिलीफ देने के लिए। और आप 6 लाख रुपए की जो इनकम बेस है, आपको 12 लाख रुपए की समरी दी गई थी कि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई है, रुपये की वैल्यू वो नहीं रही। आप 12 लाख करते रहे हैं 12 लाख की बेस के ऊपर, आप वो 9 भी नहीं कर सके। आपको 9 का भी सोच आई थी, आपने उसे 6 ही रखा है। आपके लिए इतने आसान काम थे, आपने ये नहीं किए, तो इतने मुश्किल तरीन काम हम आपसे कैसे तवक्को कर। ये नीयतों का फुकदान है तमाम तर सियासतदानों में, स्पेशली जो पार्टीज अभी बैठी हैं। मखसूस नशिस्तों का केस है, फैसला महफूज कर लिया गया है। खुर्रम साहब, वन क्विक कमेंट। हाँ, बात ये है कि अब मुझे समाअत के मुकम्मल होने के बाद और फैसला महफूज करने के बाद जज साहिबान सर एक आपसी मुशावरत रहेगी, क्या वो जो फैसला महफूज हो गया मुझे ये फील होता है कि इस वक्त इस लम्हे में सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पता कि क्या फैसला होना है, लेकिन मुझे ये यकीन है कि बहुत बड़े बड़े आईनी सवालात हैं जिनके जवाबात दिए जाएंगे, और मैं तवक्को करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट आईने पाकिस्तान की जो रियल इंटेंट है उन अल्फाज की और सब्सटेंस है उसके मुताबिक फैसला करेगी, ना कि बहुत बड़े बड़े हकूक को इसलिए डिनाई कर दिया जाएगा कि कुछ ट्रिवियल किस्म की टेक्निकलिटीज हैं जो पूरी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर खुर्रम साहब आपका, कर्नल साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।